हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़े थे। फिजिक्स में जो चैप्टर था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व था। ठीक है, चुंबकत्व में हम लोग हेडिंग जो पढ़ लिए थे वो बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? बायो-सैवर्ट। थोड़ा सा देखते हैं बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए जिस पे आप लोग फेयर अच्छा बनाते हैं और मेरे साथ लिखते रहिए आज का ये लेक्चर। ठीक है, देखते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में फाइंड किया था। देखिए क्या किया था। देखिए B = μ0/4π है ना, I ΔL sin θ/r²। ये क्या था? ये बायो-सैवर्ट का नियम था जिसको हम लोगों ने फाइंड किया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को सीरियसली पढ़िएगा, लिखिएगा ज़रूर और समझिएगा ज़रूर। कोशिश करिएगा कि पढ़ने के बाद इसका रिवीजन ज़रूर करें। वो भी जो डेरिवेशन जितने भी हैं उनको आप फिर कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो 2 बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, देखिए इसकी बीमा में हम लोगों ने निकाली थी। बीमा क्या थी भाई? बीमा बता दे रहा हूँ हम आपको। बीमा थी ml²। क्या थी? ml t-2 और a-2। ये क्या थी इसकी? ये बीमा थी। बात समझ में आ रही? ये इसकी बीमा हमने निकाल ली थी। बीमा थी ml t-2 a-2। ठीक है, फिर हमने इसके मान निकाले थे। हमने निकाला था कि जो μ0 होता है इसके मान निकाला था। μ0 का मान, देखिए मान क्या था? हमने लिखा था μ0 = 4π × 10⁻⁻⁷। ये हमने इसका मान लिखा था μ0 का। ठीक है, मात्रा क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि μ0 का मान क्या होता है, क्या होता है μ0 का मान क्या होता है, तो 4π × 10⁻⁷ होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक मान इसको हम ये भी लिख सकते हैं, μ0/4π = 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आए? देखिए आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अगर हम इसको 2 से गुणा करा दें, इधर भी 2 से गुणा करा दें तो हमें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो मिलेगा μ0/2π = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए इसके मान हम क्या करेंगे, जो मान हम लिख रहे हैं ये सब मान अभी हमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत काम आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मान हमने लिखे हैं μ0 के, ये आप लोग लिख लीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग आराम से। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो गया, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया थी। ठीक है, तो आज मेरे साथ सभी लोग हेडिंग लगाइएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला मान μ0/2π = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। ठीक, ये काफ़ी पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता बल्कि हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा ये हमको। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सभी लोग, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या? निर्वात की चुंबकशीलता μ0। ठीक है, तथा हेडिंग है ये भाई आज की, ये आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 में संबंध। हेडिंग ज़्यादा बड़ी है तो आपको ऐसा नहीं है कि इसका जो आंसर आएगा वो भी बड़ा आएगा। आंसर बड़ा ही छोटा है। कहने को हम कह सकते थे कि μ0 तथा ε0 में रिलेशन क्या है, ये भी हेडिंग लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कल हमने आपको फार्मूला बताया था
कल हम बताया था, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, क्या जानते हैं, अभी भी हमने आपको एक फार्मूला लिखाया था कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, क्या लिखाया था, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट सहित लिखेंगे, अगर यूनिट सहित लिखेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए म्यू नॉट इज इक्वल टू, अभी भी हमने आपको बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। फिर एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होता है भाई, वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, बात समझ में आ रही है, 9 इंटू 10⁹, बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं भाई, क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा भाई बताएं, तो ये मिलेगा 4 पाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 1, या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा 4 पाई, है ना, इंटू में 9 इंटू 10⁹। बोलो कैसे, ये सब इधर गुणे में था तो इधर आएगा, कहाँ हो जाएगा, भाग में। ये समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और ये समीकरण क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ये समीकरण क्या मान लें, सेकंड मान लेते हैं। क्लियर हो रही बात, नहीं समझ में आ रही। अच्छा इसका यूनिट क्या था, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट चैप्टर में, कूलाम स्क्वायर, क्या लिखा था, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला था और एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट का हमने मात्रक निकाला था, ये सब निकाला था। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। अच्छा हमें निकालना क्या है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन, क्या निकालना है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन। देखो अगर हम समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से क्या करा दें, गुणा करा दें, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। देखिए अगर हम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की क्या करा दे, गुणा करा दे, तो मिलेगा क्या हमें, देखिए इधर लिख रहे हैं हम, ज़रा समझिएगा, हमें मिलेगा ये, क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। यूनिट हम अलग लिख लेंगे, अभी हम सिर्फ इसी को लिख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/4 पाई, है ना, इंटू में 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू में। अब देखिए इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, और गुणे में क्या है, इसकी यूनिट क्या है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है। देखिए यूनिट को भी हम लिखेंगे साथ में, तभी समझ में आ पाएगा हमें, अन्यथा समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा, क्या हो रहा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा। तो अगला स्टेप हम अगर देखते हैं, हाँ देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला था, देखिए जो I इक्वल टू जो था वो क्या था, Q/T था, ठीक। अगर Q इक्वल टू देखें तो हमें मिलेगा IT। Q क्या है, कूलाम, क्या है, कूलाम। I क्या है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। T क्या है, समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जहाँ पर कूलाम लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड। तो देखिए हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ये काहे में है, ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में। तो 9 × 10⁻9 हो जाएगा और × 10⁻ कितना हो गया, 7 हो गया प्लस का, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर कूलाम है वहाँ पर एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है एम्पियर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर, है ना, यही तो बच रहा है। देखिए आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। देखिए ये 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 16, ठीक, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर,
नीचे क्या है, एम्पियर स्क्वायर है, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। देखिए एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर हो रही बात, नहीं क्लियर हो रही? बोलो भाई। बात अगर समझ में आ रही तभी बताना। आप अगर बात समझ में आ रही है तो ही आप ये बात बता सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते हैं कि समझ में हमें आ रही है। ठीक है, बोलो भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलिए। हाँ बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलो भाई बोलो, बोलिए बोलिए। ठीक है, अच्छा नहीं समस्या, कोई बात नहीं। ठीक, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, फार्मूले को थोड़ा मुझे चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे मैं ये समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे लिखा है 1/9 × 10⁻16। ठीक है, ये हम क्या कर लें, इसको मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर कर लें। ठीक है, तो देखो हम इसको ये लिख सकते हैं 3, इन 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 × 10⁸ है ना, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो मुझे यही मिलेगा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। और ये क्या रहा, μ0 × ε0। ठीक है, अच्छा ये 3 × 10⁸, ये मीटर प्रति सेकंड होता क्या है, ये c = क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, μ0 × ε0 = 1/, इसके स्थान पे c का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इस c को इसके स्थान पे भेज दें, इनको इसके स्थान पे भेज दें, तो ये हो जाएगा c² = 1/μ0 × ε0। ठीक, या c = √1/μ0 × ε0। बात समझ में आ रही, या c = 1 का वर्ग मूल 1 ही होगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 × ε0। ये क्या है, ये रिलेशन है किसमें, ε0 और μ0 में, ε0 और μ0 में। नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। हाँ नोट कीजिए फटाफट। हो गया, हाँ नोट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट करना है आपको, सब छोड़ना कुछ नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत कम ही लोग बताते हैं। सिर्फ यही बताते हैं c = 1/√ε0 × μ0। फार्मूला लिखा देते हैं, बस काम ख़त्म। लेकिन हम आपको हर चीज़ का प्रूफ देंगे, कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, अगर आप ये सीख गए कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो जाहिर सी बात आप अच्छा पढ़ रहे हैं मेरी समझ से। और नहीं तो फिर पढ़ाने वाले बहुत हैं यूट्यूब पे हैं, ऑफलाइन हैं। आप लोग पैसा देते हैं, पढ़ने के लिए जाते होंगे ट्यूशन, वहाँ भी शायद इतना बेहतरीन ना कंटेंट दिया जा रहा हो जितना मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा
इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा, किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा, है ना, चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसी धारावाही चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखिए केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराना है। ये मान लेते हैं ये कोई केंद्र है, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने, कोई धारावाही ले लिया है, ठीक। इसकी हमने मान ली चाप, ये क्या है, ए बी है। ये क्या है, चाप ए बी है। इस चाप ए बी की जो लंबाई हमने ली है वो डेल्टा एल ली है, ठीक। इसके ये बिंदु ओ है, या बिंदु हम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, जिसका कोण थीटा है। इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी हमने क्या की है, इन दोनों के बीच की ली, या त्रिज्या इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस पूरे चालक में, इस पूरे वृत्ताकार धारावाही चालक में धारा जो है वो आई क्या है, प्रवाहित है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा फिगर आप लोग बना लीजिएगा, फिर मैं लिखाता हूँ इसके बारे में, ठीक है। फिगर बनाना ज़रूरी है। हाँ, फिगर बन गया, बना लिए। थोड़ा इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए इसके बारे में हमें लिखना पड़ता है, क्या हमने बनाया फिगर उसके बारे में लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि मुझे एग्जामिनर को समझाना पड़ता है कि जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके बारे में आपने सही से लिखा या नहीं लिखा है। तो क्या लिखेंगे, माना एक वृत्ताकार धारावाही चाप ए बी है, ठीक है। ए बी है जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, ठीक। चाप में या इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, ठीक। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, ठीक, स्मॉल आर है। स्मॉल आर दूरी पर हमें क्या करना है, एक बिंदु क्या है, ओ है। इस एक बिंदु ओ है जहाँ पर हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर हो रही बात? जहाँ पर हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहाँ पर निकालना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्लियर हो रही? ये बात हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माना, लिखिए आप भी मेरे साथ, माना एक वृत्ताकार धारावाही चाप की लंबाई, वृत्ताकार धारावाही चाप, ऐसे लिखिए, चाप ए बी की लंबाई डेल्टा एल है ना, क्या है, डेल्टा एल है। धारावाही चाप में क्या लिखेंगे, धारावाही चाप में आई धारा प्रवाहित है, ठीक, आई धारा प्रवाहित है। आराम से लिखिए, बहुत ही प्यार से लिखिए, आराम से, ठीक है। धारावाही चाप में आई धारा प्रवाहित है तथा इसकी त्रिज्या आर दूरी पर एक बिंदु ओ स्थित है, ठीक है, स्थित है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है, ठीक है। इतनी बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात आपको लिखना पड़ेगा जो डायग्राम हमने बनाया है, ठीक। इतनी बात क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। तो देखिए बायो-सैवर्ट के नियम से, किसके, बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या कहता है बायो-सैवर्ट का नियम भाई, देखिए B = μ0/4 है ना, I डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r²। ये क्या है, ये बायो-सैवर्ट का नियम कहता है। ये क्या कहता है, ये बायो-सैवर्ट का नियम है। क्लियर हो रही बात? बोलिए भाई, ये क्या है, ये बायो-सैवर्ट का नियम है। अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, ये थीटा कितना मिलेगा, थीटा कितना मिलेगा, ज़रा थीटा की हम वैल्यू बात करते हैं। देखिए ये चाप हमारे पास है,
इस चाप को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ, इस चाप को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो हमने बताया था, एक आपने सर्वसमता पढ़ी होगी, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है। तो याद रखना यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का हुआ है, ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो b = μ0/4π, ठीक है, I Δl sin 90 हो जाएगा और अपान में r² हो जाएगा। तो b = μ0/4π sin 90 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा I Δl, ठीक है, अपान में r²। आप लोग लिख लीजिए चाहें, यहाँ पे sin 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लें, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। क्या, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। अच्छा देखिए, चाप क्या है, चाप हमने ली है, ये जो AB है ये चाप है, इसकी लंबाई क्या है, Δl। ठीक, क्या है, Δl। कोण क्या है, कोण हमारे पास है थीटा, कोण क्या है, थीटा, कोण क्या है, थीटा, और त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। अगर यहाँ से हम थीटा = निकालते हैं या Δl = निकालें तो क्या मिलेगा, सॉरी, चाप बराबर नहीं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। हम लोगों ने फार्मूला, थोड़ा माफ़ कीजिए, यहाँ से फार्मूला गलत लिख दिए हैं। फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, कोण क्या है, थीटा है, चाप क्या है, Δl है, अपान त्रिज्या क्या है, r। अगर यहाँ से हम Δl निकालते हैं तो क्या मिलेगा, थीटा इंटू में r। क्या मिलेगा, थीटा इंटू में r। जहाँ पे Δl है, मतलब इस Δl का मान समीकरण फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो हमें कुछ मिलता है। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे Δl का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या था, b = μ0/4π, ठीक है, फिर क्या है, I, क्या है, I, और Δl क्या है, Δl अपान में r²। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो b = मिलेगा, क्या मिलेगा, μ0/4π, ठीक है, 4π I। Δl के स्थान पे रखना हमें है r इंटू में थीटा अपान में r²। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो b = μ0/4π हो जाएगा I/r इंटू में थीटा। क्या हो जाएगा, इंटू में थीटा। ये निकल काहे में आएगा, ये निकलेगा रेडियन में। ठीक, ये काहे में निकलेगा, रेडियन में निकल के आएगा। ठीक, ये क्या है, ये है किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना है। ठीक है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीटा जो होता है ये रेडियन में होता है, इसका जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। नोट कीजिए भाई। हो गया। आइए देखते हैं हम एक तब तक इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। हाँ,
एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। ये जो एक 5 सेंटीमीटर का चाप है, ठीक है, चाप कितना है 5 सेंटीमीटर का है, और 10 मीटर की क्या है त्रिज्या है, हमें लगता है, हाँ 10 मीटर की त्रिज्या है, और इसका कोण कितना है 30 डिग्री कोण है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। हाँ ये है ए है, ये बी है, ये ओ है ना। हाँ इसमें धारा आपसे पूछ क्या रहे हैं, हाँ धारा 5 एम्पियर है, इसमें धारा आई की वैल्यू दे रखे हैं 5 एम्पियर, ठीक है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, थोड़ा सा सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आर है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, 10 की घात -1 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10 की घात -1 मीटर। अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो 30 डिग्री दे रखे हैं, डेल्टा एल हमें दे रखे हैं वो 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, 10 की घात -2 मीटर इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें कुछ नहीं चाहिए, मीटर में ही चाहिए होता है, ठीक है। हाँ देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखिए अभी भी फार्मूला हमने बताया आपको, म्यू ना बी इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई इंटू में आई अपान आर इंटू में थीटा, यही तो फार्मूला बताया है, बोलो फार्मूला हमने यही तो बताया है। देखिए जो थीटा की वैल्यू है ये रेडियन में है, ये क्या है रेडियन में है, तो देखिए हमने बताया था म्यू नाट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 की घात -7, इसलिए हमने अभी लिखाया था, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि म्यू नाट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नाट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7, ठीक है। हाँ धारा कितनी है, धारा है 5 एम्पियर, ठीक है, अपान त्रिज्या कितनी दे रखे हैं, त्रिज्या है 10 की घात -1। देखिए थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पे थीटा होता है रेडियन में, कहाँ में रेडियन में, तो रेडियन में है तो इसको क्या करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 गुणे पाई बाई 180 लिख लेंगे, 0 से 0 का 3 एकम 3 6 18, तो क्या पाई बाई 6 हो जाएगा। रेडियन में हम लोग निकालना सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी सीख लीजिएगा। क्या हो जाएगा पाई बटे 6, क्या हो जाएगा पाई बटे 6 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको हल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक। पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बटे कितना हो गया 6 हो गया, गुणे 3.14 हो गया, गुणे 10 की घात -6 हो गया। इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या मिला, गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 का 0 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे 6 हो गया, और गुणे 10 की घात -6 हो गया, भाग देते हैं, 6 दूनी 12 हो गया है ना, 6 दूनी 12, 3 हो गया, 6 पंचे 30, और 6 चरंग 36 हो गया, 37 हो गया था ना, 3 बचा 37 हो गया, 6 चरंग 36, 1 बचा हो गया 10, 6 कम 6, बस इतना बहुत है, 2.61 इंटू 10⁻⁻6, ये बी था, ठीक बी था। बात समझ में आ रही, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्या मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करवाया है, नोट कीजिए भाई आप लोग। नोट कीजिए भाई।
हो गया, ठीक है। नोट करते रहिए आप लोग फटाफट। हाँ हो गया, ठीक है। देखिए जैसे मान लो अभी एक चाप के लिए हमने बात की थी, अब अगर हम बात करें कि एक से अधिक चाप हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। एक से अधिक, हेडिंग लिख लीजिए नोट पॉइंट में, एक से अधिक चाप के लिए, अधिक चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र है ना, B इक्वल टू, तो उसका सिर्फ हम फार्मूला बताएंगे वो कैसे है। उसका भी प्रूफ है लेकिन उसका मतलब नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला लिख लीजिएगा यहाँ से। वो फार्मूला ये होगा μ0/4 पाई, ब्रैकेट में क्या होता है I1/R1, ये हो जाएगा θ1, ठीक, प्लस I2/R2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा θ2। ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। नोट कीजिए भाई फटाफट, ठीक है, नोट कीजिए। ये क्या है, एक से अधिक चाप के लिए है, एक से अधिक चाप के लिए, चाहे 2 हो या 3 हो, तो ऐसे ही हम थीटा क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे और धारा और रेडियस भी उसकी हम ऐसे ही निकालते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाना है मेरे साथ, किसी धारावाही वृत्ताकार चाप के केंद्र पर, किसी धारावाही वृत्ताकार चाप के केंद्र पर, है ना, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, अथवा इसको 2 नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, और वृत्ताकार, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार धारावाही लूप के द्वारा, वृत्ताकार धारावाही लूप के द्वारा है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इन 2 नाम से इस हेडिंग को जानते हैं हम लोग। क्या किसी धारावाही वृत्ताकार चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछे, यह वृत्ताकार धारावाही लूप के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दोनों बात एक ही हैं। देखते हैं इसका फिगर क्या है, हमने बनाया है, ये वृत्ताकार कोई हमारे पास लूप है, ये क्या है, वृत्ताकार लूप है। इस वृत्ताकार लूप का केंद्र मान लेते हैं B है, जहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसकी त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक। देखिए इस धारावाही लूप में प्रवाहित, इस वृत्ताकार धारावाही लूप में धारा I प्रवाहित है, ठीक। हम मान लेते हैं कि इस लूप का अल्पांश एरिया, ठीक है, ये धारावाही लूप का अल्पांश एरिया हमने लिया है, जिसकी लंबाई हम लोग डेल्टा L ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डेल्टा L ले लेते हैं। क्लियर हो रही बात। अब इसको थोड़ा सा हमें मानना है, जो वही लिखना पड़ेगा हमें, जो हमने बनाया है वही क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप, क्या लिखेंगे, लिखिए, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है ना, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। धारावाही लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है ना, प्रवाहित हो रही है, ठीक है, I धारा प्रवाहित हो रही। धारावाही लूप के लिखिए, लूप के अल्पांश, क्या, अल्पांश लंबाई डेल्टा L है, ठीक है, तथा लूप के केंद्र O पर
चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमने जो माना है सूक्ष्म खंड डेल्टा एल, है ना, सूक्ष्म खंड हमने जो माना है सूक्ष्म खंड डेल्टा एल, क्या माना है? सूक्ष्म खंड डेल्टा एल, या इसे डी एल भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिख सकते हो? डी एल। तो क्या लिखेंगे? माना सूक्ष्म खंड या अल्पांश लंबाई का खंड, सूक्ष्म खंड डी एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी हम क्या मानेंगे? डी बी ही मानेंगे। ठीक, क्या मानेंगे? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारे पास अल्पांश लंबाई का एक सूक्ष्म खंड था उसकी लंबाई हमने मानी है डेल्टा एल या डी एल, दोनों बात एक ही हैं। इसके द्वारा, इस सूक्ष्म खंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वो भी छोटा होगा। भाई जैसा हमारे पास जैसी लंबाई होगी वैसे ही तुम्हारे पास एरिया उत्पन्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? तो छोटा हमारे पास, छोटी लंबाई तो छोटा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो डी बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, क्या होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्या होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो रही बात? बोलो भाई, बात क्लियर हो रही? अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू अभी भी हमने बताया था लास्ट हेडिंग में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई डेल्टा एल, ठीक है, साइन 90, तो लिखेंगे क्या? साइन 90 बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू जो मिलेगा वो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये क्या हो जाएगा? आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अपॉन आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। इतनी बात समझ गए? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? हर स्टेप को समझते चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमें मिल क्या रहा है? यहाँ से मिला है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये है आई डेल्टा एल अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमें क्या है? ये मिला है। अच्छा, एक्चुअली में हमें निकालना क्या है? हमें इसके केंद्र पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके कहाँ? केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर देते हैं? हम पूरे सिस्टम को क्या कर देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्या करनी है? तो यहाँ पे एक बार डेल्टा एल ही लिखिएगा हर जगह, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि डी एल एक बार लिख रहे हैं सर जी, एक बार क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर डी एल ही लिखिएगा, ठीक है? क्या लिखिए? डी एल, डेल्टा एल या डी एल, बात है कि, ठीक है? क्लियर हुई इतनी बात? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही? हमें निकालना है इस केंद्र पर, लूप के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है? लूप के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, है ना? अच्छा, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का हम इंट्रीकेशन कर देंगे। जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या कर देंगे? इंट्रीकेशन कर देंगे। तो हमारे पास जो डी बी की वैल्यू है वो इंट्रीकेशन क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है? आई है, और डेल्टा डी एल है, क्या है? डी एल है अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। क्या है? अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए, ये चीज़ हमें जो है, ये चीज़ हमें कांस्टेंट दे रखी है, तो इसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंट्रीकेशन डी एल। अच्छा, डी एल है क्या?
ये हमारे पास एक छोटा सा खंड है, ये छोटा सा क्या है, एक खंड है, अल्पांश खंड है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंट्रीकेशन कर लेंगे। तो इंट्रीकेशन जो हमें मिलेगा इसका, वो मिलेगा μ0/4 पाई मिलेगा I/r² इंटू 2 पाई r²। क्या होता है, 2 पाई r²। देखिए यहाँ से r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 कम 2 × 2 2 × 4। तो यहाँ से b = मिला है ये μ0/2 इंटू में I, यही तो मिल रहा। बोलो ये क्या मिला है, ये हमें मिला है अल्पांश लंबाई। ये क्या मिला है, अल्पांश लंबाई के कारण धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या मिला है, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो रही बात, क्या मिला है, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ r होता है। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा। ये फार्मूला हमें मिला है इसके लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट आप लोग। हो गया। हाँ, देखिए वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं आप। अगर हम मिटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं, आराम से। ठीक है, देखिए ये तो हमने बताया था कुंडली में अगर एक फेरो हो तो क्या लिखेंगे, एक नोट पॉइंट यहाँ से लिखिएगा अच्छे से। यदि लूप में बहुत सारे फेरे हों या अनेक फेरे हों, अनेक फेरे हों, ठीक है, तो b = जो होता है, अरे अनेक का मतलब ये मान लो आप n फेरे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अनेक का मतलब n फेरे हों, नंबर ऑफ फेरों की संख्या बहुत हो, तो वहाँ पे क्या होता है, फार्मूला अभी भी हमें जो मिला है वो b = μ0/2 I/r। ठीक, अगर n फेरे हों तो n लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। क्लियर हो रही है, ये हर स्टेप को समझिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यदि कुंडली में n फेरे हों तो b = n μ0/2 I/r होता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, सेकंड नोट पॉइंट में लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी चाप के द्वारा, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर, क्या, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखेंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था b = क्या बताया था, μ0/4 पाई, क्या बताया था, μ0/4 पाई I/r इंटू में थीटा है। ये काहे में था, ये रेडियन में था। काहे में था, रेडियन में। ये दूसरा नोट पॉइंट। अगला हम नोट पॉइंट करा रहे हैं तीसरा, इसी से हम आगे बनाएंगे नोट पॉइंट। ठीक, क्या बनाएंगे, धारावाही लूप के लिए। किसके लिए, ये धारावाही लूप के लिए हम बात कर रहे हैं, लूप के लिए, है ना, लूप के लिए, लूप के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम चेंज कर दें, थीटा की वैल्यू अगर 2 पाई रख लेते हैं, क्या वो रख लें, अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख लें, 2 पाई रख लें, तो हमें मिलेगा क्या, तो देखिए b = μ0/4 पाई हो जाएगा I/r इंटू 2 पाई। थीटा के स्थान पे क्या रखना, 2 पाई, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो मिलेगा b = μ0/2 इंटू में I/r। ठीक है, देखिए फार्मूला हर जगह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर जगह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है,
क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही। देखिए फिर एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना आप लोग, यदि थीटा की वैल्यू पाई हो, क्या हो, पाई हो, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू में आई आर इंटू में क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या रखना है, पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 क्या हो जाएगा, आई अपान आर। ये सब फार्मूले यूज होंगे कहाँ, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो फार्मूले ज़रूर यूज होंगे। ठीक है, हाँ नोट कीजिए फटाफट। हो गया, तो हम अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, और तब तक के लिए आप लोग इसको रेडी करना, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। ओके।